मोहम्मद अहमद अब्बास, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अहमद अब्बास। Yes, sir, present. थैंक यू। वसीम अब्बास। Yes, sir. ओके। जीगर अहमद। जीगर, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है? एब्सेंट है सर वो। ओके। जवेरिया अमीन। नो। महनूर अमजद। महनूर अमजद। नो। जनीता अनमोल। प्रेजेंट सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ। आप कौन हो? जनीता तो अल्सा होगी महमूद। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। महनूर, आपकी टर्न सर आई एम है। ये प्रेजेंट। अंबर। अंबर अता। सर वो लेफ्ट कर चुकी है, वो नहीं है क्लास का। मोहम्मद अवैस। यस सर, प्रेजेंट। जुनैरा बतूल। प्रेजेंट सर। अक्सा बीबी। प्रेजेंट सर। ओके ओके। आसमा बीबी। प्रेजेंट सर। शानजा बीबी। प्रेजेंट। जफिया जफिया बीबी। प्रेजेंट सर। आप सब लोग ये there are 4 females, 4 and 5 babies. आप you are all of you are sister या cousins? कोई है ऐसा कोई चक्कर? फैमिली नेम है आपका? चलें। मोहम्मद फिजान। प्रेजेंट मोहम्मद सर। फिजान। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद यस फारूक। सर, मैं मौजूद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फारूक, आर यू देयर? यस सर, प्रेजेंट। अली हसन। यस सर। शाहिद हुसैन। जी सर, शाहिद हुसैन। present sir. अब्दुल इकबाल। Present sir. इकरा इकबाल। प्रेजेंट सर। हुमैरा हयात खान। सर मेरा नाम उमर याद है, मैं प्रेजेंट। वेट करो आप। इकरा इकबाल हो गई है? इकरा इकबाल, आर यू देयर? जी सर प्रेजेंट हूँ। ओके। हुमैरा हयात खान। हुमैर हुमैर हयात खान। यस सॉरी। सर। अच्छा, आपका नाम हुमैर है? यस सर, उमर याद था। हाँ, मैंने ये मुझे सॉरी। मोहम्मद खान। Yes sir, present. मोहम्मद अकील खान। मोहम्मद अकील खान। नो, एब्सेंट। सरमद खान। प्रेजेंट सर। ओके। नरेश कुमार। नरेश, आर यू देयर? Yes sir, present sir. ओके। मारिया मलिक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मकसूद। प्रेजेंट सर। मारिया मुजीब। प्रेजेंट। ओके, अम्मारा मुनीर। यस सर। रुखसाना मुर्तजा। रुखसाना मुर्तजा। ओके। अमीर नवाज। यस सर। रुखसाना मुर्तजा नहीं है फिर? हमजा नवाज। यस सर। मोहम्मद जैन परवेज। Yes, sir.
मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक, नो, एब्सेंट है। अनम रफीक, जी अनम रफीक, आर यू देयर? Present. ओके, थोड़ा जल्दी बात, क्विक रिस्पॉन्ड किया करें ना। मोहम्मद रिजवान, एब्सेंट है। मोहम्मद रिजवान, आर यू एब्सेंट? ओके। हलीमा सादिया, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अम्मारा सईद, ये अम्मारा सईद 2 टाइम आ गई है। अम्मारा सईद, Sir, present. वेट वेट वेट, आपका नाम पहले भी आया है? सर वो हमारा मुनीब थी। ओके ओके, वो हमारा मुनीब है, Yes, मुजीब sir. है। चले, अम्मारा सईद, थैंक यू वेरी मच। Yes. नाइला सैफ, Present. ओके। असा असावर शफीक, जी Present. ओके। आपका नाम क्या है वैसे? असावर शफीक. ओके, थैंक यू वेरी मच। आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, आर यू देयर? नो। उर्वा तुल वुस्का, उर्वा, आर यू देयर? Yes, sir. थैंक यू। जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, ही इज एब्सेंट। हदतुल्लाह खान, Present, sir. प्रेजेंट, थैंक यू सर। राहतुल्लाह, राहतुल्लाह, सर वो एब्सेंट है, क्लासेस नहीं लेता। क्लासेस नहीं ले रहा? क्यों क्लासेस नहीं ले रहा? व्हाई ही इज एब्सेंट इन द क्लासेस? कोई रीजन सामने आई है? शायद नेट पे क्यों? डिड ही रिक्वेस्ट एनी? ओके ओके, चलो ये एक स्पेशल केस है, एब्सेंट कर देते हैं इसको। मिशकातुल्लाह खान, मिशकातुल्लाह, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। समीउल्लाह खान, Yes, sir. ओके। नगीना, नगीना अरूज, यस सर। मोहम्मद वसीम, जी सर। थैंक यू वेरी मच, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया है। आयशा याकूब, जी सर। जी सर नहीं होता, प्रेजेंट होता है। रमजा जफर, प्रेजेंट सर। वेरी मच, ओके। आई एम गोइंग टू सेव योर अटेंडेंस। अभी देख लेते हैं क्लास में, आप क्लास अटेंड किया करें। अब आपकी जो अटेंडेंस है ये मैं एलएमएस पे दिया करूंगा, सेव करनी है मैंने। लेट्स चेक कि क्या पोजीशन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सर जी जी। सर मैं प्रेजेंट हूँ, मेरी आवाज आपकी है। आपकी आवाज बड़ी इंटरनेट, देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस, आई गेस यू हैव अ वेरी स्लो इंटरनेट एट योर साइड, so that's why not listening your voice clearly. तो अभी आपकी अगर अटेंडेंस का इशू है तो यू कैन राइट इन अ ग्रुप, तो मैं उसे मिल, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर we will discuss about the book. Did you get a book? आपको कहीं से मिली है बुक? आप बुक्स ले ली है कहीं से? नो सर। Why?
मैंने कहा था ट्राई टू गेट बुक फ्रॉम योर नियर बाई मार्केट, दीज बुक्स आर अवेलेबल, स्पेशली अकराम रबानी की और रजा काज़मी की, या कोई और एनी बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी जो बुक है ना जो इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो अपनी नियर बाई मार्केट से, तो यू कैन गेट और स्टार्ट रीडिंग। जो जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनकी बस रीडिंग ही करनी है ना, जस्ट वन टाइम रीडिंग करें। यू शुड इन्वेस्ट 1 hour ऑन एवरी चैप्टर इन अ वीक। हर यानी कि वीक के अंदर 1 घंटा आपने इस सब्जेक्ट को दे, जस्ट 1 hour। मैं आपसे ज्यादा डिमांड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादा डिमांड तो नहीं है मेरी, लेट मी नो फर्स्ट कि मैं कुछ ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रहा है। No, सिर्फ sir. 1.5 घंटे की तो। और देखें, यू आर बेसिकली स्टडिंग वेरी वेरी यू कैन से सब्जेक्ट इज a very difficult subject, mathematics and the complicated, there is so many complication in this subject। आप इसमें खपते हो, सारा कुछ करते हो। इसी तरह CS स्टूडेंट्स भी हैं और भी स्टूडेंट्स हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज कुछ लोग समझे द काइंड ऑफ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। तो जब आप तारीख को पढ़ते हैं, जब आप माशरे के बारे में पढ़ते हैं, जब आप सियासत को पढ़ते हैं, जब आप फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, जब रिलीजियस इश्यूज को पढ़ते हैं, ठीक, इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना अपनी बुक को, फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में अभी बुक खोल के आप उठा के देखेंगे, तो योर इंटरेस्ट विल बी डेवलप इन दिस सब्जेक्ट कि हाँ ये चीजें थी तारीख में, ये चीजें रह चुकी हैं, लोग इस तरह रहते थे, उनके अंदर इस तरह सोशल वैल्यूज डेवलप हुई हैं, उस तरह नॉर्म्स डेवलप हुई हैं, आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं, और फिर वो आइडियोलॉजीज को शेप किस तरह दी गई है, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स बने हैं। एंड यू विल नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कम्युनिटी, योर नेशन, योर कंट्री, बैकग्राउंड ऑफ दीज थिंग। हम इस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ना। एंड होपफुली, नॉट होपफुली, ठीक है ना, आई एम श्योर कि दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू एंड वेरी यूजफुल इन योर फ्यूचर, इन योर कैरियर। जब आप, अच्छा ये मुझे बताओ, हाउ मेनी पीपल वांट टू बिकम अफसर? कितने लोग हैं जिन्होंने कि हमें जी अफसर बनना है बड़े होके? क्या बनना चाहते हो इंशाल्लाह बड़े सर मैंने। होके? अफसर बनना है आपने? कौन सा अफसर बनना है आपने, जरा मुझे तो बताओ ना। सर इंशाल्लाह SSP। SSP? क्या बात है जनाब आपकी, ठीक है। यहाँ पे तो ASI की पढ़ना आपने, पाकिस्तान अफेयर्स तो है नहीं है, और ASI की नौकरी भी नहीं निकाल सकते बेटा इस तरह, नहीं ठीक सर है। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, ये जो आप अपना मेजर जो आपने लिया ना मैथमेटिक्स, ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज आपको आ जाएगी, ठीक है, या जो भी आपके मेजर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज आपको आ जाएगी। ये बात आजकल मैं हर क्लास में कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू कि देखें वो आपकी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है। तो जब आप व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो योर एक्सपर्टीज डेफिनेटली विल हेल्प यू। आप उससे रिलेटेड 400 नंबर का या जो भी पोर्शन है वो उठा सकती हो। बट रेस्ट ऑफ जो मार्क्स है ना, जो CSS और PMS के अंदर 1100 नंबर होते हैं, या इस तरह बाकी एग्जाम के अंदर भी, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम उसमें कोई 30% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 20-30% जो है ना वो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो इसके भी ऊपर भी फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन 3 मेन सब्जेक्ट, मेन एरियाज। अगर फ्यूचर में अगर आप अफसर बनना चाह रहे हैं, एक तो करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान, इफ यू आर प्रिपेयरिंग पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज का अगर आप अच्छा कोर्स को पढ़ लेती है ना, तो आपके करंट अफेयर्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को मैं आपको वो वोकेबलरी दे दूंगा, वो टर्मिनोलॉजी सारी समझा दूंगा, जिनके थ्रू आपको रीडिंग्स करना आगे आसान हो जाएंगे अपने कैरियर के अंदर, अपना कैरियर डेवलप करने के लिए। इन द सेम में इस्लामिक स्टडीज है या इस्लामिक हिस्ट्री है, उसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। डेफिनेटली अगर अफसर बनना है तो अफसर बनने के लिए आपको बड़ी ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। वो ये नहीं है कि आपने जनाब एक डिग्री कर ली है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर डिग्री या BS लेके निकलते हैं, बट उसके बाद कैरियर के लिए, अफसर बनने के लिए बहुत बड़ी दौड़ है, जिसका भी आपको अंदाजा नहीं है इस स्टेज पे। यू डोंट नो द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ जो है रेस यू हैव टू एंटर। तो उस रेस में एंटर होने के लिए वहां पे डिग्री एक साइड पे रखी जाती है, सारा 4 GP एक साइड पे होता है, और सम टाइम ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो लोग विन कर जाते हैं, वो सीट CSP या अफसर बन जाते हैं 17 ग्रेड के, जिनके मार्क्स जो हैं वो सेकंड डिवीजन में होते हैं मोस्टली, ठीक है। बट एक्सक्यूज मी क्या सर। है, जी जी श्योर। सर मैं ना यानी कि इस्लामिक स्टडी भी साथ स्टडी कर रहा हूँ ना, तो उसमें सर कुछ MCQs होते हैं कि यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, तो उन कोई उस MCQs का कोई कौन सा आंसर बताता है, कोई कौन सा आंसर बताता है, तो सर इस वे में सर उनका क्या करूँ?
ये अगर ना अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम उस तरीके से डिस्कस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आफ्टर द मिड टर्म व्हेन यू विल कम इन द फिजिकली इन द कैंपस, तो वहां पे हम बड़े सारे सेशंस करेंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और आपका जो मिड टर्म और एंड टर्म होगा, इसको मैं इस तरह डिजाइन करूंगा जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको उसको जो है अटेम्प्ट करने का वे भी बताऊंगा कि इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे इस एग्जाम के अंदर भी, और ताकि आपकी जो है ना एक ट्रेनिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो जब आप फ्यूचर में किसी एग्जाम के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। बाकी ये जो है ना एक्यूरेसी ऑफ द आंसर, तो ये एक जो है ना इशू है, एक्यूरेसी ऑफ द आंसर। बट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इफ यू आर रीडिंग अ बुक ऑफ ऑथेंटिक राइटर्स, अगर आप ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो फिर आपको रिकमेंड करनी पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया है कि फेल होने का, कि आपने ये डोगर वालों की किताबें या इल्मी वालों की एमसीक्यू की किताबें पढ़ के पास होना है, तो बेटा इस तरह अफसर नहीं बना जाता। सच्ची मैं बात बता रहा हूँ। उसके लिए यू हैव टू रीड सम रियल स्टफ, सम स्कॉलरली स्टफ। मैं आई कैन रेफर अ लॉट ऑफ बुक्स रिगार्डिंग द इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम एंड द पाकिस्तान स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो रियल ऑथर्स की लिखी हुई है। तो डेफिनेटली जो लोग सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए जाते हैं, वो 2-3 साल की वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन होती है, उनको पढ़ के वो अपने नोट्स खुद तैयार करते हैं। तो उसके बाद एक ट्रेनिंग है, एक सारा एक प्रोसेस है। 2 साल आपको खपना पड़ता है, 3 साल, ठीक है ना। और कुछ टाइम ज्यादा भी लगा देते हैं। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय फेलोज फ्रॉम एफसी कॉलेज, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एफसी कॉलेज फ्रॉम 2005 टू 9, जब मैंने बीएस किया था, तो बड़े सारे ऐसे लोग थे जो हमारे साथ ग्रेजुएट हुए। नाउ डेज कोई एज असिस्टेंट कमिश्नर है कसूर में, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली पास्ड आउट एज अ एएसपी। तो निसार भाई हैं हमारे, तो वो मेरे यानी कि सेशन मेट थे, इकोनॉमिक्स थे। तो वो जो है एज अ एएसपी जो पास आउट हुए हैं रिसेंटली ट्रेनिंग करके। तो प्रॉब्लम किया, उनको 6-7 साल लगे ये सारी प्रिपरेशन करते। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है इसके से, फर्स्ट अटेम्प्ट कम ही लोग पास करते हैं, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मोस्टली निकलते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आइडिया होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर आपने, नॉट ओनली यू, जो बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट लिसनिंग मी अटेंटिवली, केयरफुली, तो वो ये बात जान ले। अभी तो आप इस कोर्स से जान छुड़ा लोगे, अच्छा ग्रेड भी जो है वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। बट ये ग्रेड, ये कोई ग्रेडिंग नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए वही ग्रेडिंग है जब आप यहाँ से निकलो, जब आप किसी एग्जाम में जाओ, जॉब के लिए जाओ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वहां पे जो मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको काम आए, आपको याद है फलां लेक्चर में फलां बात हुई थी, तो अब हमने इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। नाउ वी आर एबल टू अटेम्प्ट दीज थिंग इजीली। तो तब इसका आउटकम मेरे सामने आएगा अगर आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पे तो मैंने ग्रेड डेफिनेटली अच्छे दे दिए इंशाल्लाह, वो उसकी आप फिक्र ना करेंगे। ये कोर्स आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया जा रहा ना कि आपको तंग किया जाए। ये कोर्स तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको जो है आपके फ्यूचर को लिए ट्रेन किया जा सके, ताकि आप आपकी जो आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको जो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वो जो बैरियर्स हैं, वो जो ऑब्स्टेकल हैं, उनको हम पार कर सके। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर एब्सेंट हो जाना, ठीक है, या तो ये आप खुद ही डिफिकल्टी फेस करोगे। और आप, वो बड़े सारे लोग थे हमारे साथ, ठीक है, जिन्होंने जो माइनर कोर्स आते थे बीएस में, वो उनको नहीं लेते। तो आफ्टर द ग्रेजुएशन क्या होता है, हम बड़े सारे, मैं इंजीनियर्स को जानता हूँ, दे आर द सीएसपी, तो कहते हैं यार ये हमने उस वक्त पाकिस्तान स्टडी पढ़ाने वाले भी कुछ कहते कुछ ऐसे ही थे, पर हम भी कुछ इतना फोकस नहीं किया। कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे ही बाद में अकेडमीज से लाख लाख रुपया पे करते हैं, 6 माह का 1 लाख लेते हैं इस्लामाबाद की अकेडमी में। मैंने तो सारे विजिट किए हुए हैं। आई स्पेंड 10 ईयर इन इस्लामाबाद, ठीक है। तो बीएस के बाद मैं इस्लामाबाद चला गया, वहां से मैंने एमफिल किया, फिर मैंने वहीं पे जॉब करना शुरू किया। तो अभी मेरी इंडक्शन जो है डेफिनेटली आई जॉइन द नमल, वहीं से इन्होंने मुझे लिया कि आप इस्लामाबाद छोड़ के इधर आए हमारे पास। तो मैंने वहां पे सारा सीन देखा है, इस्लामाबाद की दुनिया को, लाहौर की दुनिया को, वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ किस तरह पैसे खींचते हैं स्टूडेंट से। तो और ये बता दूं, उन अकेडमीज में जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो कुछ मुझसे अच्छे, या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, ये करनी नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छे नहीं है, बस एवरेज से लोग हैं सारे के सारे। तो वहां पे आप बड़े खुश होगे, बड़े सारे पैसे दोगे, ठीक है, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। आज इन चीजों को टाइमली अच्छी तरह रीड कर लो, जो जो रीडिंग्स मैं आपको देता जाता हूँ। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी आपको कुछ टाइम के बाद अंदाजा होगा कि जब आप जाओगे कि हाँ वो बंदा ठीक कह रहा था, वो हमारे लिए। तो सिर्फ ग्रेडिंग का ना सोचें, ग्रेडिंग इज वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, ग्रेडिंग अच्छी होगी इंशाल्लाह आपकी, आप सारे अच्छे ग्रेड लेके,
बट मेरा असल ग्रेड वो है जो आपको इसके बाद मिलेगा इंशाल्लाह। तो ओके, दैट्स व्हाई आई एम जो है आस्किंग यू कि गेट अ बुक, उसको लेके पढ़ें, कोई भी ग्रेजुएशन की बुक ले लें, एज वेल एज आई एम अपडेटिंग योर एलएमएस, इसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च पेपर्स, बड़ा सारा मटेरियल मैं अपलोड करूंगा, तो टाइम निकाल के उसको भी आपने डाउनलोड करना करके रिसर्च पेपर्स को आपने थोड़ा सा टाइम देना है। जी जी जी। Sir, the book that you assign us will be available Okay, on I'm Google or listening we you. have to purchase from बोलें, the आप बात market? करें बेटा। ओके, Sir, the बात book करें that आप, you, क्यों चुप sir, क्यों थे? the book that you assign us is available on Google or we have to purchase from market? Is also flow today. तो अभी ना आप ये ग्रुप के अंदर कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, ये ना करें, अभी नेट वैसे भी स्लो जा रहा है और देयर इज अ डिफिकल्टी व्हिच आई एम फेसिंग। सो दीज आर द इश्यूज। एक तो ये जो बुक अभी मुझे उर्दू में भेजी गई है, किसने मुझे अभी शेयर की है, तो उर्दू के अंदर आपने नहीं पढ़नी बुक, ये एक मेरी रिक्वेस्ट समझ रहे हैं, ठीक है? उर्दू के अंदर आपने कोई भी स्टफ नहीं पढ़ना, जो भी आपने पढ़ना है वो इंग्लिश में आप पढ़ो, ठीक है? तो उर्दू को जो है ना, जो किताबें हैं उर्दू वाली, उसको आपने बिल्कुल भी टच भी नहीं करना, इंग्लिश में आपने बुक लेके पढ़नी है। अगर इंग्लिश से में बुक आपको नहीं मिल रही, आपकी लाइब्रेरी में देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, मुझे ये पता चला है अभी, तो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द कैंपस, तो वहां पे जाके मैं कुछ और भी मंगवा लूंगा अगर इफ नीडेड, इफ रिक्वायरमेंट, तो वो भी वहां पे हो जाएंगे, किसी को कह देंगे चैप्टर कॉपी करवा के आपको शेयर करते हैं, जो भी सूरत हाल बने। अदरवाइज इसका एक और भी है कि जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आप इंटरनेट पे बैठे, बड़ा सारा मटेरियल अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो अपने हैंड आउट्स आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हैंड आउट्स अभी भी आपके काम आएंगे, इन फ्यूचर भी आपके काम आएंगे, तो अपने हैंड आउट्स खुद तैयार कर लें, 2-4 लोग मिलके प्रिपेयर कर लें, वो मुझे शेयर कर दें, जहाँ पे मिस्टेक होगी मैं उनको करेक्शन उनकी कर दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना, आप अपने हैंड आउट खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये है कि आपको कुछ ना कुछ जो है, जब भी क्लास में आए, प्रीवियस लेक्चर को आपने जो आप डिलीवर किया गया है तो आपने पढ़ के आना है, कुछ गो थ्रू करके आना है, ठीक है? अभी आर यू मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस विद मी कि इन फ्यूचर व्हेन यू विल अटेंड द क्लास यू विल गो थ्रू ऑल द थिंग्स प्रीवियसली? ओके, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है? नहीं सर, ये तो सर पढ़ के आएंगे। चलें, ठीक है, ठीक है। So previously, what we were discussing, let me know, अभी आपको कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए ना। In every lecture, first of all जो है we discuss the previous lecture, ठीक है? First, तो फिर उसी से जो है हम लेके चलते हैं, जिसे हम कहते हैं गुज़िश्ता से पेवस्ता। अब आपको याद होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर में क्या मैंने पढ़ाया था। Let me know first, तो मुझे कोई बताए कि आपको कुछ याद भी है कि नहीं है। चलो, बुक तो आपने नहीं पढ़ी, कुछ लेक्चर का टॉपिक क्या था, एटलीस्ट यही आपको पता होना चाहिए। Very good. In the previous lecture, we had been discussed the foundation of Pakistan. जी जी जी। सिविलाइजेशन जो थी, जो सिविलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, we had discussed the civilization and ancient civilization of the subcontinent in the first lecture, ठीक है? और उसको हमने रिव्यू कर लिया था इन द सेकंड लेक्चर, और सेकंड लेक्चर में we had discussed the, you can say, the ideology of Pakistan, the foundation of Pakistan with reference to the two nation theory and the basis of the two nation theory, as well as the historical perspective of the two nation theory and the contribution of the various persons who developed and contributed in the development of the two nation theory, as well as aims and objective of the Pakistan, इसके बनने के पीछे क्या मकासद थे, क्या वजूहात थी, और definitely after that you have to go through this chapter। आपके पास बुक ही नहीं है तो आपने पढ़ना कहाँ से, और हैंड आउट भी आपने अभी तक नहीं बनाया, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया,
तो अभी इन सारी चीजों को लेके आपने चलना है. Today, the topic of our discussion, the topic of the lecture, the things we will discuss, the Muslim political struggle. तो मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल तो एक बेसिकली आज का हमारा है टॉपिक, एक पूरा चैप्टर है एक बुक के अंदर, चैप्टर की फॉर्म में पढ़ाया जाता है. Overall, we will discuss the political development and some sort of development which took place in the subcontinent during the 1857 to 1920 तक जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम देखते हैं कि what kind of development took place in the subcontinent that time and how Muslim contributed in that development to gain and to protect their interest. यानी कि उस टाइम में जो भी सियासी और समाजी वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो सब कुछ वहाँ पे सिनेरियो चल रहा था, उसमें मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने कैसे कोशिशें की अपने जो इंटरेस्ट को, अपने जो डिमांड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए. ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सम बैकग्राउंड ताकि ना आपको इसकी समझ आ जाए कि इशू क्या बने थे और कैसे डेवलप हुए थे. हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर कैसे कैसे वेरियस सिविलाइजेशंस emerged and originated and developed in the subcontinent and how subcontinent passes through the ancient civilization to the arrival of the Muslim 7th century के अंदर, और उससे कुछ थोड़ा सा पहले, और उसके बाद expansion of the Muslim, expansion of Islam and the Muslim community in the subcontinent. After that जो है arrival of the British in the subcontinent. तो after the basically death of the Aurangzeb, the Mughal emperor were divided into the, you can say, the various faction. बड़े सारे धड़े बनना शुरू हो गए शहजादों के दरमियान, और फिर एक लड़ाइयाँ शुरू हो गई. That's why Mughal emperor and the Mughal empire goes into the decline. और इस चीज का फायदा किसने उठाया? Definitely that time East India Company, which landed and came to the India for a trade purpose. They landed on the subcontinent as a trader, merchants, and you can say the business class. तो ये यहाँ पे करने आए थे, ठीक है, कारोबार करने आए और ट्रेड करने आए. But when they realized the basically scenario of the subcontinent after the death of the Aurangzeb, so they intruded and you can say intervene in the affairs of the various state. बड़ी सारी रियासतें जहाँ जहाँ कमजोर देखते थे ना, यहाँ पे कमजोर रियासतें हो गई हैं, ठीक है, या ये अब सेंटर से हट रहे हैं. अब सेंटर को जो है इतना जो है वो इश्यूज आ रहे हैं सेंटर के साथ, तो उनको जो है ना एक दूसरे के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया. और डेफिनेटली, और इस सारे सिनेरियो के साथ साथ क्या हुआ, तो सून आफ्टर जो है ना दे डोमिनेटेड ओवर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. और 18-19 सेंचुरी तक जो है ये यहाँ की बड़ी सारी रियासतों के ऊपर कब्जा कर चुके थे. बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हो जाती है 1757 के अंदर, जिसके अंदर सिराजुद्दौला को शिकस्त दे देते हैं. जो सिराजुद्दौला के साथ जो लोग होते हैं उनको ब्राइब करते हैं, रिश्वत देते हैं, और इस तरह 1799 के अंदर जो है टीपू सुल्तान को ये शिकस्त दे देते हैं. और डेफिनेटली जब शिकस्त हो जाती है तो दैट टाइम अंग्रेज जनरल said कि now India is our, यानी कि टीपू सुल्तान जो थे, he was a, you can say, very strong man and the iron man in the subcontinent. और some other महाराजा यहाँ पे भी करना शुरू कर दिया. So when he dominated over the structure and the political system of the subcontinent, तो after all consequently as a resultantly, जिसे हम कहते हैं नतीजे के तौर पे ये हुआ कि the glorious Muslim rule was over from the subcontinent, and definitely the subjugated and the dominated position of the Britishers जो थे disturbed the Muslim because who had lost their eminent social position. Definitely with the end of the political rule, जैसे ही मुसलमानों का जो सियासी खात्मा होता चला जाता है, और उनके साथ जो उनका सोशल स्टेटस था वो भी खत्म होता जा रहा था. इन द सेम वे जो बाकी कम्युनिटीज थी उनका भी जो सोशल स्टेटस है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है. बट उसके भी हम इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. मुसलमानों को फर्क क्यों पड़ा है? डेफिनेटली मुस्लिम वर द ग्रेट नेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर. वो यहाँ पे रूल कर रहे थे. दे वर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द सोल्जर एंड द मर्चेंट ट्रेडर.
तो डेफिनेटली द ब्रिटिशर कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्नैच द you can say rule and snatch the throne from the Muslim, not from the other communities. जो तख्तो ताज जो छीना गया, जो पोजीशन ये छीनी गई थी कि सारा का सारा ये मुसलमानों से छीना गया था, बाकियों से नहीं छीना गया था, ठीक है। इसलिए जो लॉस हुआ वो ही नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद भी हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेटली मुस्लिम लॉस देयर आइडेंटिटी एंड यू कैन से गोस इनटू द डिक्लाइन एंड द डिप्रीवेशन। और एक ब्रिटिशर जो थे अडॉप्ट अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड द क्रूअल पॉलिसी टुवर्ड द मुस्लिम। ये सारी सिचुएशन में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। इज इट किया हुआ है ना? हेलो Yes, sir. हेलो, आप रिस्पॉन्ड थोड़ा किया करें, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एंगेज यू इन इंटरेक्शन में, बट आप मेरा ख्याल कि यहाँ पे अपना क्लास ऑन करके आप निकल जाते हो शायद इधर उधर। तो मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए ना, ताकि पता तो चले कि आप सुन रहे हो मुझे। तो इन No, दिस sir, we are सिनेरियो, here, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। इन दिस सिनेरियो अब इशू क्या बना है, ठीक है। Definitely a war of independence started in India between the, you can say, the communities of the India and the British East India Company. But some argues that it was not a complete war of independence. It was not a full-fledged war of independence because the some groups were involved in that mutiny. It was a rebel, kind of rebel, जिसे बगावत कहते हैं। ये बगावतें छोटी-छोटी जगहों पे छोटी-छोटी सूरतों में हो रही थी। ये भी फुल फ्लेज वार नहीं थी कि एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी खड़ी है, दूसरी तरफ से जो इंडियंस हैं वो आर्मी लेके आ गए हैं। इस तरह नहीं था। जब कंपनी ने तख्त पे कब्जा किया 57 के अंदर, बहादुर शाह जफर को कब्जे में ले लिया एंड दे सेंट टू एक्साइल इन द बर्मा, म्यांमार में उसे एक्साइल में भिजवा दिया। तो उसके बाद यहाँ के जो लोकल इंडियंस थे उनके अंदर जो है ना ये गम व गुस्सा पाया जा रहा था। इसको स्पाई म्यूटनी भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके अपने सोल्जर थे जो यहाँ के लोकल रिक्रूटर थे। सबसे पहले बगावत उनके अंदर हुई थी, उन्होंने खुद ही बगावत स्टार्ट कर दी थी। बट ऑन द लेटर स्टेजेस ये कुछ बगावत ज्यादा होती गई है, फिर लोकल लोग जो थे वो भी उनके साथ शामिल होते गए हैं। बट दिस म्यूटनी वाज क्रैश्ड थ्रू द फोर्स एंड यू कैन से कोएशन। जब पावर जिनके पास होती है डेफिनेटली वो इसको जो है क्रश कर सकते हैं। ऑन द अदर देखिए, एक साइड पे आप फुल फ्लेज वाज आर्मी, ठीक है ना, द ब्रिटिशर आर्मी वाज फाइटिंग। तो दिस आर्मी, द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, केम फ्रॉम द ब्रिटेन थ्रू द, you can say, they were equipped with a modern warfare system, modern gun system, modern machine gun system, artillery system, and the with the disciplinary line, जो उनका डिसिप्लिन था, जो ट्रेनिंग थी, उसके साथ आए थे। On the other hand, the loosely organized crowd in front of that army, तो जिनके पास मॉडर्न वारफेयर सिस्टम नहीं था, मशीन गन्स नहीं थी, उनके पास तलवारें थी, खंजर थे, ठीक है, और आर्टिलरी नहीं थी, तो घोड़ों पे सवार लोग किस तरह एक फुल फ्लेज आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। That's why जो mutiny was crushed through the force, and जो भी measures थे उन्होंने लिए उसके थ्रू उसको क्रश कर दिया गया। And in 1889 the British government directly जो है implemented the governing structure on the subcontinent। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग एजेंसी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी, पहले तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके थ्रू चल रही थी, फिर उन्होंने उस कंपनी को खत्म कर दिया and directly implemented their role, imposed their role on the subcontinent। और ब्रिटिश क्राउन के जो है डायरेक्ट अंडर में आ गया पूरा बरसगीर पाको हिंद जो था। अब ब्रिटिश जो क्राउन था वो ही इसको डील कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसको डील करना शुरू कर दिया 1858 के बाद। In this scenario, in the whole scenario, some people realize that it is not a good situation, very complicated education, situation। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर the people from the Muslim community realized that के the tussle had been increased between the Muslim and the Britisher, because Britisher were blamed on the Muslim के आपने जो है ये सारा कुछ किया है, ठीक है। एनिमी समझते थे ना, ठीक है, ये तुम लोगों ने ये म्यूटनी की है, तुमने बगावत की है, क्योंकि तख्तो ताज तुमसे छीना गया। एंड मुस्लिम वर ऑन द फोरफ्रंट, ये भी एक फैलेसी है, एक assumption है कि मुसलमान ही उसमें शामिल थे। On the other hand, many brave
soldier from the other communities, especially the Hindus and the Sikh, जो बड़े बहादुर थे, वो भी इस बगावत में सारे के सारे शामिल थे। तो बट जो ब्लेम था वो इन्हीं के ऊपर ही गिर रहा था। मंगल पांडे जो थे वो एक ग्रेट सोल्जर थे इस बगावत के अंदर, और बड़े सारे सोल्जर थे जो बड़ी सारी कम्युनिटीज के अंदर जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बट जो ब्रिटिशर का जो गुस्सा था, उस एंटागोनिज्म जो था वो टुवर्ड द मुस्लिम वाज वेरी हाई, कि ये लीडिंग रोल में थे। तो कुछ जगहों पे ये लीडिंग रोल में थे, ठीक है, बाकी जो थे वो इतना लीडिंग रोल में नहीं थे। तो इसलिए ये सारी टसल होनी ही थी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर सर सैयद अहमद खान केम फॉरवर्ड, and that time it was a contribution from the Muslim ke he wrote us many books. The first book he wrote basically the revolt of the revolt in India, the mutiny in the subcontinent, ठीक है, the causes of the mutiny in the subcontinent। तो असबाबे बगावते हिंद जिसे उर्दू में कहा जाता है, असबाबे बगावते हिंद, ये बुक आज भी मिल जाती है लाइब्रेरीज के अंदर, उर्दू के अंदर लिखी गई है। In that book he basically indicated that he described that के the reason behind the जो है mutiny and the war, पहले तो वो डिफाइन करते हैं ना सर सैयद अहमद खान, it was not a full-fledged war from the Muslim and the other communities of the Indian। तो ये वॉर नहीं थी, इट वाज अ म्यूटनी, ये बगावत थी, छोटी छोटी बगावतें हुई हैं उन्होंने कहा। तो वो बगावतें मुख्तलिफ जगहों पे हुई थी। तो वो कुछ कम्युनिटीज थी, कुछ लोग थे जिन्होंने खुद से प्राइवेटली जो है जत्थे बना के, क्राउड बना के, इस तरह की ये छोटी सी आर्मी बना के हमारे खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू हो गए। तो ये जो है इस सारी की सारी जो लड़ाई के पीछे कोई मुकम्मल प्लान नहीं था, ये डिसऑर्गेनाइज पीपल थे। तो इसको आप वॉर ना कहें। ऑन द अदर हैंड उसने कहा कि ये जो कॉजेज ऑफ वॉर हैं, ये जो फर्स्ट फैक्टर उसने उन्होंने जो डिफाइन किया कि यू डिडंट इंक्लूड द लोकल इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे जो यू आर गोइंग टू सेट अप एंड initiating the political setup and the administrating setup in the subcontinent, और इस सारे जो है स्ट्रक्चर के अंदर you are not willing to include and indulge the local Indians। अगर उन्होंने कहा कि आप लोकल इंडियंस को यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं करोगे, अपने स्ट्रक्चर के अंदर शामिल नहीं करोगे, गवर्नेंस के अंदर नहीं लेके आओगे, तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर यू विल फेस सच काइंड ऑफ म्यूटनी। तो फिर आप तैयार हो जाओगे, इस किस्म की बगावतें आगे भी होती रहेंगी। आफ्टर राइटिंग दैट बुक सर सैयद अहमद खान सेंट अ वेरियस कॉपीज ऑफ बुक्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर एंड टू द पार्लियामेंट। तो जो यूके के अंदर जो पार्लियामेंट थी वहां पे भी भिजवाई गई इन किताबों की जो कॉपीज थी, और यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको भी दी गई। एंड डेफिनेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश ऑफिसर listen the carefully advices of the Sir Syed Ahmad Khan, and they launched the constitutional reform। They were willing to launch the constitution, initiate the constitutional reform in the subcontinent। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सब टॉपिक्स ऑफ द टॉपिक, कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसके अंदर आ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861, एंड द सेकंड 1892 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आती है। थर्ड वी विल डिस्कस some events which lead the, you can say, gulf, increase the gulf between the Muslim and the other communities. The first event is the Hindi-Urdu controversy. The second is the partition of Bengal, and then we will discuss, you can say, some sort of the Muslim struggle, the Shimla deputation and the formation of All India Muslim League, as well as we will discuss the you can say third constitutional reform, Minto Morley reform, and you can say the Lucknow Pact, as well as Montague-Chelmsford reform. So these are the subtopic of the today discussion, जो हम अभी डिस्कस करते हैं one by one. Definitely Sir Syed Ahmad Khan indicated that के यहाँ पे जो भी इश्यूज बने हैं, जो रिवॉल्ट यहाँ पे बना है, वो आपकी अपने जो है। जी जी सर एक सवाल कर लूं? आप दो सवाल करेंगे बेटा। सर आपने अभी कहा है कि ब्रिटिश क्राउन की
1857 की वॉर के बाद हम ये इंडिया आया था, तो उससे पहले जो सर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके भी डिफरेंट रेगुलेटरी एक्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की तरफ से, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो सर क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं पास करती थी फिर ये? नहीं नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशली सपोर्टेड बाय द, यू कैन से द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से सपोर्ट तो थी, ठीक है, बट क्योंकि इट वाज अ कंपनी, ठीक है, लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी, और इसके बड़े सारे जो शेयर होल्डर थे दे वर द पार्ट ऑफ द, यू कैन से द ब्रिटिश, जो है गवर्नमेंट का भी कई सारे कनेक्शंस इनके बड़े डीप थे पार्लियामेंट के अंदर और सोसाइटी के अंदर, ठीक है, दे वर वेरी इंफ्लुएंशियल पीपल, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये वहां के, आप कह लें कि सिंपली कोई नवाज शरीफ था वहां का, कोई ये जहांगीर तरीन था, कोई ये कौन है, अलीम खान था, तो ये इस टाइप के लोग थे सारे के सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, जो इनके बॉसेस थे, देवर 35 पीपल जो इनके शेयर होल्डर थे, तो ऑलमोस्ट 30-35 पीपल, कुछ बाद में रिड्यूस इंक्रीज हुए, तो ये वहां के जो अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो देवर बैक्ड बाय द, यू कैन से ब्रिटिश क्राउन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर उनको कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती थी तो डेफिनेटली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज विलिंग टू प्रोवाइड देम ऑल द थिंग्स, कुछ चीजें ले आते थे वहां से, कुछ आर्मी की सपोर्ट ले आते थे, कुछ और चीजें ले आते थे, तो डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स दे वर पेइंग वेरी हैवी टैक्सेस। तो ये नहीं था कि ये कंपनी जो थी वो टोटल गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, तो बाकी जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर थे, जो इनके एक्ट्स थे, वो डेफिनेटली ये खुद ही प्रिपेयर करते, जो जो इनका गवर्निंग बोर्ड था उसके थ्रू ही उन्होंने बड़े सारे एक्ट पास भी किए हैं, और वो इम्प्लीमेंट भी करते थे जहां जहां इनको जरूरत होती थी। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जिस जिस जो है स्टेट का ये होल्ड करते थे, वहां पे इसी जो गवर्निंग सिस्टम था उसी के थ्रू चलते थे। नो डाउट के दे इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ, यू कैन से वेरी मॉडर्न हिरार्चिकल स्ट्रक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। वो आज का मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये इनिशियली इन्हीं का दिया हुआ है ना, तो उसी के थ्रू बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है। तो बट 1858 के बाद फिर ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इस कंपनी को पीछे कर दिया और खुद ये सारे का सारा जो है ना वो यहाँ का इंतजाम संभाल लिया था। और ये जो सब कुछ कर रहे थे 18th सेंचुरी के बाद, ये सारा सारा के सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास ही हो के आता था, ये ना कहेंगे वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये सारे के सारे मंसूबे डिजाइन होके यहाँ तक आते थे। तो हाँ, जो प्रॉफिट था वो तो कंपनी का ही था, तो उसके बाद जो उन्होंने किया है यहाँ पे डेफिनेटली ये सारे का सारा ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिशियल है इसकी। ओके, अब आगे चलें आगे। सर एक छोटी सी बात पूछ लूं सर? श्योर श्योर। सर ये जो वर्ड है जंग आज़ादी, सर इसमें तो हमें गुलामी हुई थी, लेकिन हम आज़ादी क्यों कहते हैं सर, जंग आज़ादी? इसको हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, दिस वर्ड इज, यू कैन से, ये जो टर्म है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम यहाँ के जो हिस्टोरियन है ना, हिस्टोरियन एंड द पॉलिटिकल ये सोशल साइंटिस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ये यूज करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमने यहाँ पे के लोगों ने ना एक जंग आजादी को हासिल करने के लिए एक जंग लड़ी थी, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया दैट वाज अ म्यूटनी, रिवॉल्ट था, वो छोटी छोटी बगावतें थी। अब ये जो ब्रिटिश राइटर हैं या राइटर फ्रॉम द वेस्ट हैं, तो वेस्टर्न राइटर जो है ना वो इसको म्यूटनी ही कहते हैं, वो रिवॉल्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बगावतें, वहां का हिस्टोरियन इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, म्यूटनी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, हमारे राइटर इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये बस हर कौम ने अपने जो ईगो को बुलंद करने के लिए इस किस्म की चीजें रखी हुई हैं। तो जंगे आजादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजादी हासिल करने के लिए ये जंग लड़ी गई थी। ये जो साम्राज्य जो बरतानिया था, इसको यहाँ से जो है भगाने के लिए ये जो छोटी छोटी बगावतें हुई थी, तो इसलिए इसको जंगे आजादी कहा जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस the first constitutional development in the subcontinent, Legislative Council Act 1861. It was the first ever constitutional structure which was formulated in the 1861 GJ. सर अगर ये म्यूटनी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती तो आउटकम डिफरेंट होता। क्वेश्चन सर अगर म्यूटनी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती तो आउटकम डिफरेंट हो सकते थे या नहीं? अगर ये देखें म्यूटनी ऑर्गेनाइज्ड वे में,
देखो म्यूटनी जो होती है ना, जो बगावत होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो म्यूटनी बगावत जो होती है ये थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज, तो सक्सेसफुल हो सकती है। तो बट इशू इज इसकी कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको। वो सारे के सारे जो लोग थे उस टाइम, देवर डिसऑर्गेनाइज। जो यहाँ का मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, वो बेचारा जब उसने तख्त उतार यहाँ का संभाला, जब यहाँ का कंट्रोल संभाला, तो वो अपने ये जो जिस महल में रहता था, जिस जगह रहता था, उसका भी इंतजाम उसके पास नहीं था। ही वॉज जस्ट अ पपेट, वो जिस तख्त पे बैठा हुआ था। तो 1837 के बाद शायद, या 25 के बाद उसके बाद तख्त आता है, तो वो अपने महल के अंदर भी उसकी नहीं चलती थी। वो इतना कमजोर बादशाह था बेचारा। तो डेफिनेटली जब उसके बाद सारा इंतजाम आया, तो जो मुगल अंपायर थी ये लुट चुकी थी, इसका सारा जो स्ट्रक्चर था इसका, ये मुख्तलिफ जगहों पे काबू हो चुका था। एंड यू कैन से स्नैच बाय द। हम अभी इसकी तरफ आते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1861 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया जाता है, विच वाज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। और इसके अंदर डेफिनेटली according to this act the Indian people were included in the Governor General Council for the first time, ठीक है। तो जो वाइसराय था, उसके जो असेंबली थी, तो उसके अंदर यहाँ के लोकल लोगों को शामिल किया गया। एंड द गिवन द अथॉरिटी टू द गवर्नर जनरल टू नॉमिनेट द लोकल पीपल, एंड द रेशियो ऑफ द लोकल पीपल वर ओनली 6। 6 लोग थे जिन्हें यहाँ से पूरे बड़े सगीर के अंदर से मुंतखब किया गया, नॉमिनेट किया गया। इट वाज नॉट एज इलेक्शन, इट वाज अ सिलेक्शन, सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, कि वो उस असेंबली के अंदर, छोटी सी काउंसिल के अंदर बैठेंगे, एंड दे विल लिसन द एडवाइजेस एंड द एजेंडा एंड द प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज of the, you can say, British government and the viceroy. After all, they don't have a right to put a question and criticize the policies and the agenda, as well as they don't, you can say, move any resolution, any plan from the local Indian people. So on the other hand, 6 लोगों को शामिल किया गया, और उस काउंसिल के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनकी तादाद ज्यादा थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने जो लोग थे, तो उनकी तादाद ज्यादा रखी गई, ताकि कोई भी यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो तो गवर्नर जनरल जो वाइसराय था उसको वोट ज्यादा मिल जाए, वो अपनी पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। और यहाँ के लोगों को सिर्फ जस्ट अ फेस वैल्यू के तौर पे रखा गया, सो दैट के दे कुड, यू कैन से, टेम एंड डील द इमोशन एंड द एक्सप्रेशन एंड द एंटागोनिज्म, जो उनका एंगर है, जो गम और गुस्सा है कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर शामिल नहीं किया जा सका, उस चीज को डील करने के लिए फेस वैल्यू के तौर पे इनको रखा गया। Definitely, the enforcement of the Legislative Council Act of was not sufficient, but it was a first step taken for the constitutional reform in India, and it provided the limited scope, क्योंकि इसका लार्ज स्कोप नहीं था, ये बहुत अच्छा कोई नहीं था। जस्ट कहने के एक इन्होंने बनाया था यहाँ पे डील करने के लिए, अदरवाइज कोई इतना इफेक्टिव नहीं था। सो इट वाज नॉट अ इफेक्टिव टूल। And Sir Syed Ahmad Khan was nominated as a member of the Legislative Council Act under the Act of 1861. जी, any question regarding the first constitutional reform in India? ताकि हम आगे डिस्कस करें। सर जो 6 बंदे सिलेक्ट किए थे, सर इसमें मुसलमान भी थे या सिर्फ Baz are also included. Sir Syed भी elect हुए थे, the member of the assembly. सर और कोई सैयद elect मशहूर हुए थे। पर्सनालिटी? और बस कोई मशहूर मुसलमानों में तो कोई नहीं थी, तो बाकी जो 4-6 लोग थे, तो उनके नाम मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बाकी कोई और जो है ना, यहाँ से कोई इतना खास नहीं था। कायदे आजम अभी पैदा नहीं हुए थे ठीक है, इलामा इकबाल पैदा हुए थे। ओके। In that scenario जो था, definitely a tussle started between the Muslim and the other communities of the subcontinent that time, and especially even took place in 1867 के अंदर एक इवेंट होता है यहाँ पे, तो जिसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है।
definitely the conflict of the Urdu Hindi controversy was, you can say, has some root when you can say the British government implemented the policy of, you can say, replacing the Urdu as a core language from the English. क्योंकि 1825 के बाद यहाँ से जो थी ना, उन्होंने अंग्रेजी लागू करनी शुरू कर दी थी, बट उर्दू वाज द कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है. On the other hand, British government was also focusing to develop the Hindi and Urdu parallel इन द सब कॉन्टिनेंट. इसके फ्रोग के लिए भी उन्होंने बड़ा सारा काम किया है, हिंदी के फ्रोग के लिए भी काफी सारा काम किया है, बट दे वांटेड टू रिप्लेस द, कैन से, उर्दू फ्रॉम द इंग्लिश. तो फिर भी डेफिनेटली Urdu was nearly 300 old language and considered as the language of the Muslim in the subcontinent from the early times. And definitely जो है डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू है, ये सारी का सारा जो स्ट्रक्चर है उर्दू का, डेवलप फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी. Basically the Muslim came from the Arab and the Turkey and the Syria and you can say the Afghanistan and the Central Asian state, and when they came here तो they develop a language जिसे हम कह लेंगे mixture of all language. इसीलिए आपको उर्दू जुबान के अंदर you can find a lot of word of Arabic and the Persian. कोई इसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो ज्यादातर जो हैं वो फारसी के और जो है अरेबिक की हैं, और इस तरह टर्किश के जो है अल्फाज भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. सेंट्रल एशियन जो है वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं. तो उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो बड़े सारे मुल्कों से आए थे, तो इसलिए इसको लश्करी जुबान भी कहा जाता है. द उर्दू वाज नोन as initially Hindustani and the Shahjahani language, and both languages, even though जो है हिंदी was also the Hindustani language, तो दोनों यहीं पे डेवलप हुई हैं. तो मुस्लिम हैज अ हिस्टोरिकल रूट्स फ्रॉम द, यू कैन से, द मुस्लिम लैंग्वेजेस जो मुसलमानों के इलाकों में थी. ऑन द अदर हैंड द हिंदी लैंग्वेज हैज अ रूट्स फ्रॉम द संस्कृत. तो एरियन जो है डेवलप द संस्कृत लैंग्वेज इन द सब कॉन्टिनेंट, जो अक्सर हम सुनते हैं. ये जो आज की जो हिंदी लैंग्वेज है, इट इज अ मोर, यू कैन से, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. हिंदी इज आल्सो लाइक अ उर्दू, बट 50% जो है इसके जो वोकैबुलरी है केम फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज. तो आप भी बॉलीवुड मूवीज देखते रहते हैं, उसके अंदर हम हिंदी जो है वो सुनते हैं. तो डेफिनेटली बड़े सारे वर्ड्स तो मुझे भी पता है हिंदी के, जिस तरह मान, सम्मान, प्रिवर्दा, विश्वास. इस तरह आपको कौन कौन से पता है? भाषा सर, प्रधानमंत्री, जनता, मुख्यमंत्री, जनता, ठीक है. तो अग्नि, नर्क, स्वर्ग. सो सर ये जो जी, है ना सर डेफिनेटली. जी जी. सर जी, जो पाकिस्तान में राजपूत हैं, इनकी भाषा और इंडिया वालों की भाषा सर थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, तो क्या ये जो राजपूत फैमिली है, ये कहते हैं कि